तो एवेंजर्स का डीएनए स्क्रल के अंदर जाने वाला है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले सीक्रेट इन्वेजन के 5th एपिसोड के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और मेरे हिसाब से मार्वल वालों को इस बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि उनके एपिसोड का रन टाइम थोड़ा इंक्रीज करे, क्योंकि ये सी हल्क नहीं है, ये सीक्रेट इन्वेजन है। इसके अंदर हम लोग एपिसोड की अगर लंबाई ज्यादा भी होगी तो हम उसको टॉलरेट कर पाएंगे। तो सीक्रेट इन्वेजन के 5th एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसके पिछले सभी एपिसोड की तरह ही होती है, जहाँ पे क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ पिछला एपिसोड नए एपिसोड के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है। मतलब कि हमको ये देखने मिलता है कि निक फ्यूरी प्रेसिडेंट को लेके हॉस्पिटल के अंदर अर्जेंटली पहुंच जाते और वहां पे जाके कुर्सी लेके हाथ में बंदूक तान के बैठ जाते, ये कह के कि आओ अब किसकी ताकत है। तो इंट्रोडक्शन और रिकेप वाले जैसे मोमेंट्स खत्म होते हैं, हम देखते हैं कि रोडी, जो कि स्क्रल महिला है, जो कि रोडी के रूप में एक्चुअल वर्ल्ड के अंदर घूम रही है, उसका ओरिजिनल नेम रावा है। वो भी हमको इस एपिसोड के अंदर पता चल गया। वो डायरेक्टली ग्रेविक के साथ बात कर रही होती है कि मैंने अपना काम अधूरा नहीं छोड़ा है, मैं अपने काम को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जा रही हूँ। लेकिन ग्रेविक उस समय उसको ये समझाता है कि अपना प्लान पूरी तरह से चेंज हो गया है, कि हमको अब प्रेसिडेंट को मारना नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट को इस बात के लिए उकसाना है कि वो स्क्रलोस या फिर स्क्रल जहाँ पे भी अभी करंटली रशिया के अंदर रह रहे, उनका लोकेशन पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। क्योंकि ग्रेविक ये समझाता है कि निक फ्यूरी इनोसेंट स्क्रल की मौत नहीं देख पाएगा, तो हम निक फ्यूरी को इनडायरेक्टली उकसाएंगे कि वो आके हमसे फेस टू फेस बात करे, क्योंकि मुझे निक फ्यूरी से कुछ पर्सनल ऐसे फुलफिलमेंट कंप्लीट करने हैं जो कि मुझे ही पता है। लेकिन तभी तो पता नहीं चला कि वो किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन एपिसोड जैसे ही प्रोग्रेस करता है और एंड जैसे जैसे नजदीक आता जाता है, हमको ये पता चलता है कि वो पर्सनल अकम्प्लिशमेंट कोई और नहीं, बल्कि वो एवेंजर्स के डीएनए की बात चल रही थी। और जैसे ही रोडी हॉस्पिटल पहुंचता है, हम देखते हैं कि निक फ्यूरी ने रोडी का कॉलर पकड़ के उसको दीवार पे तान दिया था और उसको धमकी दे रहा था, अगर तुम प्रेसिडेंट के पास भी पहुंचे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन उस समय सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए निक फ्यूरी वहां से हट जाता है और रोडी के हवाले प्रेसिडेंट को करके वहां से निकल जाता है। हम बाद में ये देखते हैं कि ग्रेविक ने ब्रेंगो, जो कि स्क्रल के कमांडर के तौर पे उसने नियुक्त किया होता है वहां पे, उसको मार देता है। क्योंकि ब्रेंगो ने सामने ये सवाल पूछा था कि तुम्हारा मोटिव तो सभी स्क्रल को एक अच्छी लिविंग प्लेस देना था, लेकिन तुम कब से इस बात से भटक गए और खुद के पर्सनल अकम्प्लिशमेंट के लिए दौड़ने लगे। तब ग्रेविक को गुस्सा आता है और सभी के सभी जितने भी स्क्रल एजेंट थे उनके सामने ग्रूट वाला पावर यूज करके ब्रेंगो को मार देता है। और जैसे ही ग्रेविक कम्युनिटी वाले रूम में आता है, हम देखते हैं कि सभी दूसरे स्क्रल मिलके ग्रेविक को मारने की कोशिश करते, जिसमें बीटो भी शामिल था। हमने पिछले ही ऐसे वीडियो में ये डिस्कस किया था कि बीटो एक पॉजिटिव स्क्रल का रोल प्ले कर रहा है। हमको एपिसोड फर्स्ट से ही ये दिखाया जा रहा था कि बीटो एक पॉजिटिव स्क्रल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एपिसोड में बीटो को ग्रेविक ने एकदम बुरी तरीके से मार दिया। और ग्रेविक ने सभी स्क्रल के सामने इनडायरेक्टली अपना चेहरा रिवील कर दिया कि उसके पर्सनल मोटिव्स स्क्रल को बचाना नहीं थे, बल्कि खुद के जो ड्रीम्स है या फिर अकम्प्लिशमेंट है या फिर जो टारगेट है उनको पूरा करना है। लेकिन इसके बाद हम डायरेक्टली शिफ्ट कर जाते हैं गाया और निक फ्यूरी के कन्वर्सेशन वाले पार्ट में, जहां पे हम देखते हैं कि निक फ्यूरी गाया को कंसोलेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसके फादर की डेथ के लिए, और उसको ये समझा रहे होते हैं कि तुम्हें वारा के पास पहुंचना है, क्योंकि वारा को मारने के लिए स्क्रल ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके होंगे, और वहां पे पहुंच के तुम्हें वारा को और खुद को प्रोटेक्ट करना है और टेलोस की कॉर्प्स या फिर उसकी मरी हुई डेड बॉडी को एक रिस्पेक्टफुल पे ऑफ देना है। और जैसे ही गाया वारा के घर पे या फिर निक फ्यूरी के घर पे पहुंचती है, हम देखते हैं कि उन दोनों ने मिलकर सबसे पहले टेलोस की कॉर्प्स को एक रिस्पेक्टफुल ट्रिब्यूट प्रोवाइड किया। और उसके बाद वो दोनों जैसे ही घर में रैंडम डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि ग्रेविक के द्वारा सेंड किए जितने भी स्क्रल एजेंट थे उन लोगों ने गाया और वारा पे हमला कर दिया। लेकिन गाया और वारा ने एकदम निडर बन के उन सभी का सामना करते हुए उन सभी एजेंट को अरे जमीन के हवाले कर दिया। आप लोगों ने क्या सोचा फिर से मर जाएगी गाया? वो तो कभी नहीं मरने वाली, उसके पास तो सुपर स्क्रल की पावर है। लेकिन इसी के बीच में हमको ये भी रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कि हम लोग डिज्नी प्लस का शो नहीं देख रहे, क्योंकि इस फाइट के अंदर जितनी भी PG-13 की बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश की गई है वो उतनी ही बढ़िया है। क्योंकि हम सभी फैंस जो भी एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि ये सीरीज जितनी भी मैच्योर होनी चाहिए वो उतनी सामने निकल के आ भी रही थी, लेकिन यही PG-13 की क्रॉस करने वाली लिमिट्स आगे भी कंटिन्यू होती रहती है शो के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि सोनिया फॉल्सवर्थ मिसेस बार्टन के घर पे पहुंच जाती है, जो कि ओरिजिनली में सुपर स्क्रल के डीएनए को मॉडल करने का काम करती है, और वहां पे जाके उसकी लेबोरेटरी का हाउस को पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और वहां पे मौजूद उसका स्क्रल पति को हेडशॉट देती है। मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा कि मार्वल ने पिछले 10 या 12 साल के अंदर कभी भी हमको क्लियर हेडशॉट दिखाया हो, और सीरीज के अंदर क्लियर ब्लड वाला हेडशॉट
ये मार्वल की बहुत ही बोल्ड मूव है, क्योंकि हमको इस बात से ये क्लैरिफिकेशन मिल रहा है कि डिज्नी प्लस ने मार्वल को एकदम खुली छूट दे दी है कि आप लोग मैच्योर शोज के अंदर एकदम क्लीन ब्लड वायलेंस दिखाओ, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइंस है आने वाले डेडपूल की मूवी के लिए। टॉपिक से क्यों भटक रहा है, टॉपिक पे रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि निक फ्यूरी अपने पर्सनल प्लेन में बैठ के फिनलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं, और उसी बीच हम देखते हैं कि ब्लैक विडो के अंदर जिस बंदे ने ब्लैक विडो और येलेना की मदद की होती है वही बंदा वापिस से अपीयर होता है, और उसने विडो फेशियल मास्क प्रोवाइड किया होता है, जिसका यूज करके निक फ्यूरी फिनलैंड के एयरपोर्ट को डिसीव करके सोनिया फॉल्सवर्थ को कांटेक्ट करते हैं। और तभी सोनिया फॉल्सवर्थ यही पूछती है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी फुल बॉडी के लिए विडो फेशियल कवर नहीं है, फेशियल कवर नहीं होगा, विडो कवर नहीं है। तभी निक फ्यूरी हम सभी फैंस को भी ये क्लेरिफाई करते हुए ये बताता है कि विडो होल बॉडी कवर रेडी हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास फेशियल कवर ही है। इसका मतलब ये कि हमको पूरा का पूरा बॉडी कवर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर या फिर थंडरबोल्ट के अंदर डेफिनेटली देखने मिलने वाला है। लेकिन सोनिया फॉल्सवर्थ और निक फ्यूरी दोनों गाड़ी में बैठ के एक ग्रेवयार्ड में पहुंच जाते, जो कि रशिया से 294 किलोमीटर ही दूर था, और वहां पे पहुंच के हमको ये पता चलता है कि निक फ्यूरी की ग्रेव मौजूद है। जो बंदा खुद जिंदा है उसकी कब्र ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, जो कि हमको ये सिग्निफाई कर रहा था कि एक्चुअल वर्ल्ड के लिए निक फ्यूरी एक मुर्दा इंसान से कम नहीं है, क्योंकि उसकी अपीयरेंस नॉर्मल इंसानों के लिए एक भूत के बराबर है। कुछ ज्यादा ही फिलोसॉफिकल हो रहा हूं मैं, लेकिन सीरीज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये ग्रेव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि निक फ्यूरी के उसके ग्रेव पे फूक मारने से, अब ये सही लग रहा है, निक फ्यूरी के उसके ग्रेव पे फूक मारने से वो ग्रेव का अपर पार्ट जैसे ही खड़ा होता है, हम देखते हैं कि निक फ्यूरी ने अपने हाथ में एक एम्प्यूल पकड़ ली, जो कि एवेंजर्स के डीएनए को कंटेंट करती है। तभी उस समय निक फ्यूरी सोनिया फॉल्सवर्थ और हम सभी फैन को भी ये समझाता है कि इस सीरम के अंदर सभी के सभी एवेंजर्स का डीएनए मौजूद है, और ये डीएनए को कलेक्ट करने के लिए निक फ्यूरी ने एक स्पेशल टीम बनाई थी, जो कि एवेंजर्स एंड गेम जहां पे अकर हुआ था वहां पे जाके सभी एवेंजर्स के ब्लड को कलेक्ट करके उनका डीएनए प्रोवाइड करवाने का काम करने वाली थी, और उसी टीम का हेड था अपना ग्रेविक। तो इस बात का क्लियर मोटिव, या फिर इस सीरीज का क्लियर मोटिव हमको ये पता चल रहा है कि ग्रेविक ने ये सभी जो सुपर स्क्रिल वाला प्रोग्राम इनिशिएट किया, या फिर वो निक फ्यूरी के सामने दी हार्वेस्ट को कलेक्ट करने के मोटिव से वो निक फ्यूरी के पीछे पड़ा हुआ है। और इसी बात की सीरियसनेस को समझते हुए निक फ्यूरी को अर्थ पे भी आना पड़ा ग्रेविक से भिड़ने के लिए। और इस एपिसोड के आखिर में हम ये देखते हैं कि निक फ्यूरी ने अपना वो ओजी कॉस्ट्यूम को वेयर कर लिया था, और उन्होंने अपनी आई पैच भी लगा दी थी, जिसका मतलब ये होता है कि अपना ओल्ड निक फ्यूरी इज बैक। और आखिर में हमको एक लाइन सुनने मिलती है, लेट्स फिनिश दिस। और इसी के साथ हम सभी फैंस को अगले एपिसोड के इंतजार के लिए छोड़ के निक फ्यूरी चले जाते हैं, और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर ये बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। और अगले ही ऐसे वीडियो में मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।